हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 1935 का एक्ट और उससे पहले 1919 का एक्ट। इन दोनों एक्ट्स का जो पर्पस था वो था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना इंडिया में। और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो बात है सबसे पहले की जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1917 में, जब उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो भी पर्पस है ब्रिटिश पॉलिसीज़ का इंडिया में वो है ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। इसी के चलते 1919 का एक्ट आता है और उसमें फिर वो कोशिश की जाती है, एक फ़र्स्ट स्टेप माना जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद जब कमीशन अपॉइंट होता है साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन जो अपनी रिपोर्ट देता है, उसके बाद जब नेहरू रिपोर्ट साथ साथ जो कंट्रोवर्सी होती है इनके बीच में कन्फ्लिक्ट रहता है, तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट होती है और जो नेहरू रिपोर्ट होती है, दो रिपोर्ट्स आ जाती हैं। और उसके बाद जब जिन्ना है जो 14 पॉइंट्स देते हैं यहाँ पे मुस्लिम के जो इंटरेस्ट हैं उनको सर्व करने के लिए, तो ये सारे फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बिठाई जाती हैं एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पे जो भी फाइनल जो डॉक्यूमेंट बनता है, जो उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो हमें देखने को मिलती है 1935 का जो एक्ट आता है उसमें। और जो 1935 का एक्ट है उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाली गई हैं। तो 1935 का एक्ट आने से पहले 1934 में एम.एन. रॉय के द्वारा एक आइडिया दिया जाता है कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेगी इंडिया का। उसके बाद 1935 में आईएनसी के द्वारा भी ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात की जाती है। और 1937 में जो इलेक्शंस होती है यहाँ पे आईएनसी जो है जीतती है। और उसके बाद जब 1939 में जो वर्ल्ड वार सेकंड हो जाती है तो उसकी वजह से जो है कांग्रेस जो है रिज़ाइन दे देती है। 1938 में जो नेहरू हैं वो भी ये कहते हैं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बन रहा है वहाँ पे जो इंडियंस हैं उनका जो है वो रोल होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में फॉरेन पावर्स का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। उसके बाद 1940 में जो अगस्त ऑफर में ब्रिटिशर्स के द्वारा ये डिमांड जो है वो मानी जाती है आईएनसी की, और क्रिप्स मिशन भेजा जाता है 1942 में। ये टाइम जो था वर्ल्ड वार सेकंड का टाइम था और यहाँ पे इंडियंस को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही थी कि वर्ल्ड वार सेकंड में वो पार्टिसिपेट करें। तो क्रिप्स मिशन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करते हैं और इसमें वो मेंबर्स उसमें कैसे नॉमिनेट किए जाएंगे, कैसे इलेक्ट किए जाएंगे, उसके लिए वो पूरा प्रॉपर प्रोसीजर बताते हैं। 1945 में जो है वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो जाती है और इस टाइम में ब्रिटिशर्स के पास टाइम मिलता है इंडिया पे फोकस करने का। तो यहाँ पे वो 1945 और 1946 में वो इलेक्शंस करवाते हैं जिसमें 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में आईएनसी जो है वो जीत जाती है। उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। कैबिनेट मिशन इसलिए कि जितने भी मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन में वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ब्रिटेन के। तो इसका जो पर्पज़ था, जो ऑब्जेक्टिव था वो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को इस्टेब्लिश करना जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। फिर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शंस करवाए जाते हैं जुलाई अगस्त 1946 को, और जो फर्स्ट मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की होती है 9 दिसंबर को 1946। तो 1947 का जो एक्ट है उसके हम बैकग्राउंड देख रहे थे। जैसे 20 फरवरी 1947 को जो पीएम है क्लेमेंट एटली, वो एक डेडलाइन देते हैं, कौन सी, 30 जून 1948 की। इसमें वो कहते हैं कि इस टाइम के आते आते जो है पावर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और ये एक डेडलाइन के नाम पे वो डिक्लेयर कर देते हैं। इसके बाद जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम लीग है जो एजिटेट करती है और वो डिमांड करती है पार्टीशन की। 3 जून 1947 को ये क्लियर कर दिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी बनाया जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएगी जो 1946 में स्टार्ट कर चुकी थी, वो अप्लाई नहीं होगा जो पार्ट्स जो हैं कंट्री के जो वो नहीं चाहते हैं उसमें ज्वाइन करना। यानी जो पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं वो उसके बाहर रह सकते हैं। उसी दिन पार्टीशन प्लान को अनाउंस कर दिया जाता है, उसी को बोला जाता है माउंटबेटन प्लान, और ये दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाता है। इमीडिएट इफेक्ट गिवन टू द प्लान बाय इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947, और 1947 का जो एक्ट आता है उसके थ्रू इस प्लान को जो है माउंटबेटन प्लान, इसको इफेक्ट दिया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फीचर्स क्या है, पास किया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा 18 जुलाई 1947 को। पर्पस क्या होता है, इंडिपेंडेंस देना ब्रिटिश इंडिया को और डिवाइड करना 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में जो इंडिया और पाकिस्तान थे। की प्रोविजंस या फिर फीचर्स क्या थे कि ब्रिटिश जो रूल है वो ख़त्म हो जाएगा 1947 15 अगस्त तक। क्रिएशन
ऑफ टू डोमेनियंस हैं, इंडिया और पाकिस्तान दो सेपरेट और सॉवरेन नेशंस बनेंगे, और जो ईच डोमेनियन होगी उसका जो हेड होगा वो होगा गवर्नर जनरल। लेजिस्लेटिव जो सॉवरेनिटी है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज जो दोनों डोमेनियंस की बैठेंगी और अपने लिए जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, लॉज बनाएंगी। ब्रिटिश सॉवरेनिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ब्रिटिश क्राउन अब कोई भी अथॉरिटी नहीं रखता है इंडिया के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर। जो एसेट्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है, जैसे आर्म्ड फोर्सेस, सिविल सर्विसेज या फिर अदर एसेट्स हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड कर दिए जाते हैं। प्रिंसली स्टेट की जहाँ तक बात है तो वो उनको फ्री रखा जाता है, वो ज्वाइन कर भी सकते हैं इंडिया या फिर पाकिस्तान। अगर इन दोनों में से किसी में भी नहीं जाना चाहते वो इंडिपेंडेंट रह सकते थे। जैसे हम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पढ़ते हैं, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का केस। एवोल्यूशन ऑफ द टाइटल एम्पायर ऑफ इंडिया, जो ब्रिटिश मोनार्क अब जो टाइटल रखती थी एम्पायर ऑफ इंडिया का, वो अब यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। लीगल फ्रेमवर्क, एक्ट सर्व्ड एज अ लीगल फाउंडेशन ऑफ फॉर इंडिपेंडेंस, जो ये एक्ट है 1947 का, ये एक लीगल फाउंडेशन है इंडिपेंडेंस के लिए। अनटिल बोथ डोमेनियंस फ्रेम्ड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक ये डोमेनियंस जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर सकती। अब इसी को बुक से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। नाइनटीन 20 अगस्त में जो पीएम के द्वारा अनाउंस किया जाता है कि जून 30 की जो डेडलाइन दी जाती है 1914 की, उसके बाद जून 3 को जो है प्लान आता है माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन को पीएम बना दिया जाता है ब्रिटेन का, तो उनके द्वारा जो पार्टीशन प्लान लाया जाता है 3 जून 1947 को, और इसी को माउंटबेटन प्लान भी बोला जाता है। और ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा जो है एक्सेप्ट कर दिया जाता है, और इसी प्लान को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है थ्रू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इसके फीचर्स देखे हमने, ब्रिटिश रूल को ख़त्म कर देता है, और अगस्त 15 की जो है फाइनल जो डेट आती है डेडलाइन। पार्टीशन ऑफ इंडिया और क्रिएशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट डोमेनियंस जो हम देख चुके हैं, और यहाँ पे इनके पास राइट है इसको छोड़ने का, जो है ब्रिटिश कॉमनवेल्थ थी, यहाँ से उनको निकलने का भी राइट दिया गया। वाइसरॉय का जो ऑफिस था इसको अबॉलिश करके 2 डोमेनियंस बनाए गए, और दोनों के जो है हेड होंगे वो हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को जो अपॉइंट कौन करेगा? ब्रिटिश किंग, और एडवाइस किसकी एडवाइस पे? जो डोमेनियन कैबिनेट्स होंगे। इंडिया और पाकिस्तान जो कैबिनेट होंगे इनके, वो एडवाइस करेंगे ब्रिटिश किंग को, और ब्रिटिश किंग जो है वो गवर्नर जनरल को अपॉइंट करेंगे। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ 2 डोमेनियंस टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द रिस्पेक्टिव नेशंस एंड टू रिपील एनी ऑफ एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कोई भी एक्ट आए हैं तो उनको रिपील करने की, अमेंड करने की इनको पूरी पावर दे दी गई। और जो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट है इसको भी अमेंड करने की जो है या फिर रिपील करने की पावर दे दी गई। इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज ऑफ बोथ डोमेनियंस टू लेजिस्लेट फॉर द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स्ड। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज उनको पावर दी गई कि जो रिस्पेक्टिव डोमेनियंस हैं वो उनके लिए लेजिस्लेट कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं जो उनकी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज़ हैं, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और इन्फोर्स नहीं होता। नो एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर August 15 were to extend to the either of the new dominions unless it was extended thereto by law of the legislature of the dominion। ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी इसको ख़त्म करके और इसकी जो पावर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं किसको? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट्स एंड ट्रेड रिलेशंस विद ट्राइबल एरियाज फ्रॉम अगस्त 15। अगस्त 15 के बाद जो ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी है उसको लैप्स कर दिया जाता है जो प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर थी, या फिर जो भी ट्रीटीज़ हुई हैं ट्राइबल एरियाज़ के साथ। इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट्स। यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको फ्रीडम दी जाती है, वो ज्वाइन भी कर सकते थे डोमेनियन ऑफ इंडिया या फिर डोमेनियन ऑफ पाकिस्तान, या फिर इंडिपेंडेंट रह सकते थे। उनके पास 3 ऑप्शन थे। इट प्रोवाइडेड फॉर गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमेनियन एंड द प्रोविंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 का एक्ट है इसके अकॉर्डिंग जो है वो गवर्न किया जाएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। डोमेनियंस वर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशंस। अब 1935 का जो एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग रूल किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा जो डोमेनियंस को, बोथ डोमेनियंस को, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता, इसको भी मॉडिफाई करने की पावर मिल चुकी थी यहाँ पे इनको। इट डिप्राइव्ड द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो बिल्स। जो ब्रिटिश मोनार्क था उसका जो टाइटल था एम्पायर ऑफ इंडिया वो भी ख़त्म कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके पास पावर्स थी वो भी ख़त्म हो जाती। जैसे वो बिल को वीटो करते थे या फिर रिजर्व रखते थे बिल को,
वो सारी पावर्स जो थी वो ख़त्म हो जाती हैं। इट डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द प्रोविंशियल गवर्नर्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स ऑफ द स्टेट्स की डेजिग्नेशन दी जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और प्रोविंशियल गवर्नर्स को। दे वर मेड टू एक्ट ऑन द एडवाइस, ये काम किसकी एडवाइस पे करेंगे, रिस्पेक्टिव जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी एडवाइस पे। इट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया, जो अपॉइंटमेंट की जाती है सिविल सर्विसेज में और जो रिजर्वेशन की दी जाती थी पोस्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के द्वारा जो अपॉइंटमेंट और रिजर्वेशन दी जाती थी उसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मेंबर्स ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर 15 अगस्त would continue to enjoy all benefits that they were entitled to till that time। अगर अगस्त 15 से पहले के अगर जो अपॉइंट हुए हैं उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो मिल रहे थे टिल अगस्त। एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट 14-15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल केम टू एंड, ख़त्म हो जाता है और जो पावर्स हैं ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं टू इंडिपेंडेंट डोमेनियंस को, इंडिया और पाकिस्तान को। लॉर्ड माउंटबेटन है जो इंडिया, उन्हीं को गवर्नर जनरल लगता है और जो जवाहरलाल नेहरू है उनको पीएम। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो 1946 में बनती है वही पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमेनियन के रूप में काम करती है और 1949 को नवंबर 26 1949 को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है और 26 जनवरी 1950 को वो फुली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेट करने का रीज़न है जो पूर्ण स्वराज जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें जो इंटरिम जो गवर्नमेंट है 26 नवंबर को कुछ जो है इम्पॉर्टेंट जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन जो मेजर पोर्शन जो है वो 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट होता है। पोर्टफोलियोज़ हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स, कॉमनवेल्थ जो रिलेशंस हैं उनके, वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पे डिफेंस सरदार बलदेव सिंह, CH भावा वर्क्स माइंस एंड पावर, लियाकत अली खान फाइनेंस, उसके बाद जो राजगोपालचारी एजुकेशन एंड आर्ट्स, और जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया बनता है 1947 में, उसके जो पोर्टफोलियोज़ हैं किस किस के पास होते हैं, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग स्टेट्स, राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, हेल्थ जो एजुकेशन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, लॉ अम्बेडकर, डिफेंस बलदेव सिंह, CH भावा कॉमर्स। तो यहाँ पे हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो कंप्लीट होती है। इसके बाद हमारा टॉपिक है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।